हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब है द कंपाउंड्स कंटेनिंग टू और मोर हैलोजन एटम्स। मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर हैलोजन है, दोनों ही हैलोजन होंगे, ठीक है। जैसे एक ए है, दूसरा बी है, ये भी हैलोजन, ये भी हैलोजन, ठीक है। इनके जनरल फार्मूला जैसे हम एक्स वाई एन, तो ये भी हैलोजन होगा, ये भी हैलोजन होगा। और एन का नंबर 1 भी हो सकता है बेटा, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। ओके, ठीक है। और पर ये वाला जो हैलोजन है एक्स वाला, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए और वाई वाला हैलोजन छोटा होना चाहिए। मतलब ये वाला हैलोजन बड़ा, मतलब साइज इसका बड़ा होना चाहिए, तभी वो अपने से छोटे वाले के साथ ही कंबाइन करेगा, ठीक है ना। ओके ओके। लेकिन अच्छा, मैंने एक बात बताई कि n की वैल्यू कितनी होगी, या तो 1 होगी बेटा, या तो 3 होगी, या तो 5 होगी, या तो 7 होगी, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2, 4 क्यों नहीं हुई या 6 क्यों नहीं हुई। तो इसका रीज़न बहुत सिंपल है बेटा। जैसे हमारे हैलोजन्स हैं, उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NS2 NP5, ठीक है, NS2 NP5। तो अगर हम क्लोरीन का केस ले लेते हैं, क्लोरीन का ही मान लेते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 3s2 3p5 और 3d पड़ा है ना, थर्ड शेल के साथ ना d, सब शेल भी 3 ही होते हैं ना, तो d भी होगा, 3d भी तो होता है। उसके पास कितने हैं, 0 हैं, ठीक है। तो 3s2 2 3p5, तो 1 2 3 4 5। वैसे ये मैंने गलत फिल किया, होता क्या है ऐसे, सिंगल, पहले सिंगल ही फिल होता है ना। कौन सा रूल है, हंड्स रूल है, उसके बाद पेयरिंग होती है, ठीक है। तो ये 3s2 3p5 और 3d बच्चे पूरा क्या है, वेकेंट पड़ा हुआ है। ओके, अब बॉन्डिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। बॉन्डिंग के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि अनपेयर्ड है, तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है ना। तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये कौन सा कंपाउंड है, किसका ऑर्बिटल की शेप्स हैं ये एक्स की। तो इसके साथ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ कौन बाइंड करेगा बेटा, वाई, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसके साथ एक ही आ सकता है। तो वाई अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और बॉन्ड बना देगा, तो एक्स और वाई बन सकते हैं बच्चे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर हम यहाँ से बच्चा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल दें, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दे दें, एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा वो बेटा, 3d में चला जाएगा, क्योंकि 3d वेकेंट पड़ा हुआ है ना, आराम से एक्साइट हो सकता है। अगर एक्साइट होके वो 3d में चला जाएगा तो कितने हो गए सिंगल, 1, ठीक है ना। कितने हो गए सिंगल, 1 2 3। तो y आएगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो कितने आ गए, x और y कितना हो सकता है, 3। कितने y आए, 1 2 3 y आए, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम क्या करें, अगर हम दूसरे वाले इसको भी एक्साइट करवा दें, ये जो ये वाला पेयर वाला है, इसको भी हम क्या कर दें, अगर एक्साइट कर दें हम, तो वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब वाई, अब कितने बच गए सिंगल, 1 2 3 4 5। तो कितने वाई आ सकते हैं, 5। लग गया पता। उसी तरह बच्चे, अगर एस वाले को भी हम क्या करें, एस वाले को भी अगर हम क्या कर दें बच्चे, एक्साइट करवा दें और कहाँ ले आए, यहाँ ले आए, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या बन सकता है, एक्स वाई 7 बन सकता है। समझ आ गई बात, हो गया क्लियर। अब देखा ना तुमने कि एक्साइट होते हैं तो ऑड नंबर में ही जा रहा है, ठीक है ना। तो जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो तभी इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, एक ClF हो सकता है बेटा, ठीक है, BrF हो सकता है। मेन कौन है इसमें, ब्रोमीन, जो कि बड़ा है, और फ्लोरीन को छोटा होना पड़ेगा, ठीक है ना। IF भी बन सकता है, पर ये बहुत अनस्टेबल है, ये क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है। और एक ICl बन सकता है बच्चे, ठीक है। जैसे XY3 में कौन कौन से बन सकते हैं, Cl3 बन सकता है, ClF3 बन सकता है, BrF3 बन सकता है, ठीक है ना। वैसे IF3 अनस्टेबल है, ICl3 बन सकता है, ठीक है ना। XY5 में ClF5 BrF5 IF5 बन सकता है, ठीक है। लेकिन कभी भी बेटा इस तरह से कभी भी इस तरह से नहीं बनेगा, FCl3 नहीं बनेगा बेटा,
क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि पहला वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। क्लोरीन के पास देखो वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तभी तो एक्साइट होके फ्लोरीन आ सकता है वहाँ पे। फ्लोरीन के पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है ना, तभी तो वहाँ पे एक्साइट होके कौन जाएगा। समझ आ गया? ठीक है। XY5 तो Cl5 Brf5 IF5 बन सकता है बेटा, ठीक है ना। फ्लोरीन कभी भी पहले नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि फ्लोरीन एक तो छोटा है, ऊपर से वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो कभी भी XY में X की पोजीशन पे नहीं आ सकता है, ठीक है। अब हम अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बहुत बार। इंटरहैलोजन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रीजनिंग क्वेश्चन भी बनते हैं, इससे स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, पेपर में आता ही आता है। हैलोजन फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरहैलोजन कंपाउंड, ठीक है ना। तो वाई टाइप जो कंपाउंड होंगे, ठीक है बच्चे, उनकी शेप हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, उनकी sp3 होगी, ठीक है। पता है ना हाइब्रिडाइजेशन, दोबारा से बता, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। X और Y आउटर मोस्ट में कितने 7 और इसके आउटर मोस्ट में भी कितने 7, ठीक है ना, तो 14 है, ठीक। तो ये कैसे इसकी कैसे आ सकती है XY में बच्चे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और शेप कैसी आएगी, लीनियर आ जाएगी, सॉरी शेप कैसे आ जाएगी, लीनियर आ जाएगी आपकी, ठीक है ना, ठीक। अब XY3 जैसे देख लो, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी, 7 और ये कितना आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21, तो ये कितना आएगा 28 आ गया, ठीक है ना। 28 को कितने से डिवाइड कर दो, 8 से, ठीक है। तो ये कितना आ गया 24, कितना बचा 4, जो 4 बचा उसको कितने से डिवाइड कर दो बच्चे, 2 से, ठीक है। तो कितना आ गया 3 + 2 कितना हो गया 5, तो 5 के लिए कौन सा हो सकता है, 5 के लिए कौन सी होगी sp3d, है ना, 3 1 4 और 1 5, ठीक, लग गया पता ना, ओके। ठीक है, और XY की कैसे, ठीक है ना, वो उस टाइम तो 7 + 7 14, ठीक है, कितने से डिवाइड कर दो आप 8 से, तो 8 1 ज़ा 8, कितना आया 6 आ गया ना, 6 आ गया, ठीक। अब जो भी रिमाइंडर बचता है उसको कितने से डिवाइड कर देते हैं हम, रिमाइंडर को हम किस से डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो कितना आ गया ये 3, तो 3 + 1 कितना हो गया बेटा 4 हो गया, तभी तो कितनी आ गई वो sp3 आ गई, ठीक है। वैसे ही XF5 में देखो, तो इसमें भी क्या आएगा 7, ठीक है ना, तो उसी तरह 7 × 5 और जितना भी आएगा उसको 8 से डिवाइड करो, और फिर जो रिमाइंडर बचता है उसको 2 से करो, ठीक है, और जो भी आपकी वैल्यूज़ आती हैं उनको ऐड करो और वो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है, ठीक है। तो XY की शेप कौन सी होएगी, लीनियर, इस तरह से लीनियर शेप आएगी, ठीक। और XY3 में ज़रूरी नहीं है वो XY3 देंगे आपको, वो आपको ऐसे भी बोल सकते हैं ClF3 की डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो देखो ClF3 में क्लोरीन आउटर मोस्ट में 7, ठीक है, तो एक फ्लोरीन ने यहाँ बॉन्ड बना दिया होगा, सॉरी कितने हैं, सॉरी हाँ फ्लोरीन है, तो एक इधर हो जाएगा, ठीक। एक फ्लोरीन कहाँ आ जाएगा, एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा, एक फ्लोरीन आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। ओह ऐसे नहीं बनेगा, ये देखो ऐसे फ्लोरीन 2 2 के साथ नहीं बनेगा ना, सिंगल करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा आपके। और शेप कैसी बनेगी बेटा, शेप इस तरह से बनेगी, अब तीनों फ्लोरीन इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है, और इस साइड 2 क्या लोन पेयर होंगे, ठीक है, देखो हो गया 2 4 5 6, ठीक है ना, 2 4 5 6 7 क्लोरीन के साथ हो गई, इस साइड फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन, ओके। वैसे ही Cl या XF5 में कौन आएगा, IF5, तो आयोडीन 5 है ना, 5 फ्लोरीन है, तो देखो
5 फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर। कितने हो गए आयोडीन के इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 हो गए। 5वां इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ। अब कितने हैं टोटल? कितने होते हैं हेलोजन के पास? 7 ना। तो क्या बच गया? एक लोन पेयर में बच गया। और कौन सी आएगी? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है ना। तो XY के sp3 लीनियर शेप, XY3 के sp3d, टी बनेगी ज्योमेट्री बेटा, XF5 की sp3d2 और स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आएगी आपकी। ठीक है। नेक्स्ट XY7 वैसे ही sp3d3 और पेंटागनल क्या आएगा बच्चे? पेंटागनल बाई पिरामिडल। इस तरह से आएगा। पहले तो ये क्या आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन। ठीक है ना, ऐसे। ठीक, एक इधर और इधर, 2 इधर आ जाएंगे। पेंटागनल बाई पिरामिडल आ जाएगी इसकी ज्योमेट्री। अब एक रीजनिंग क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि वाई इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन। बहुत बार पेपर में आया है, बहुत ज़्यादा बार, कि इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं बेटा हेलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड का जो कोवलेंट बॉन्ड है बेटा, ठीक है, वो वीकर बाउंड होता है एज कंपेयर टू सिमिलर हेलोजन। कौन है? जैसे F2 मान लो ना, और एक ClF मान लो। ठीक है, एक F2 मान लो, एक ClF मान लो। तो जो F2 का जो कोवलेंट बॉन्ड है बेटा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है? वीक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहाँ पे ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऊपर से साइज़ बहुत बड़ा है, इसमें d ऑर्बिटल है, इसका साइज़ छोटा है, तो ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन सिमिलर जो आपके पास अगर हेलोजन्स हैं तो उनके बीच में ओवरलैपिंग बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है वो बहुत अच्छी होती है। तो जितनी अच्छी ओवरलैपिंग उतना ही मुश्किल हो जाएगा बॉन्ड तोड़ना। लेकिन यहाँ पे वीक बॉन्ड है तो जल्दी टूट जाएगा बेटा। इसकी वजह से इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या बोला मैंने? कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है उनका कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है तो जल्दी टूट जाता है, क्योंकि ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन सिमिलर हेलोजन्स में ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आते हैं स्यूडो हैलाइड्स या स्यूडो हेलोजन। ये भी बड़ी बार पेपर में आता है। स्यूडो हैलाइड्स क्या होते हैं? स्यूडो हैलाइड्स वो यूनिनेगेटिव आयन्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज किसके जैसी होती है? हैलाइड की। अब स्यूडो का मतलब ही क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, कि प्रॉपर्टीज तो वो हैलाइड के जैसा दिखा रहे हैं, प्रॉपर्टीज किसके जैसी हैं उनकी? हैलाइड आयन के जैसे, पर एक्चुअली में आयन वो कोई और है। जैसे साइनाइड बेटा, Cn नेगेटिव बेटा हेलोजन्स के जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, या थायोसाइनाइड आ गया आपके पास। ठीक है, ये SCN नेगेटिव। ठीक है, तो ये हेलोजन्स हैलाइड्स के जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। सिमिलरली स्यूडो हेलोजन्स, तो आपको या तो स्यूडो हैलाइड करके क्वेश्चन आ जाएगा या स्यूडो हेलोजन्स क्या होते हैं? तो स्यूडो हेलोजन्स वो हेलोजन्स होते हैं जो हेलोजन्स के जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है ना, जो हेलोजन्स नहीं है लेकिन हेलोजन्स के जैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे Cn ट्वाइस जिसको बोलते हैं साइनोजन बेटा। ठीक है ना, और SCN ट्वाइस जिसको बोलते हैं थायोसाइनोजन। एस के लिए थायो वर्ड लगता है ना, थायोसाइनोजन। तो ये कैसे हैं? ये हेलोजन्स के जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं लेकिन ये हेलोजन्स नहीं है। इसी के साथ ही बेटा आपकी हेलोजन फैमिली जो है वो आज कंप्लीट होती है। अब बची सिर्फ एक नोबल गैसेस और आपके जो है P ब्लॉक खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।